गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसों के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 12th क्लास एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का 8वां पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। जो आपके टॉपिक दे रखा है उर्वरकों की मृदा में अभिक्रिया एवं फसल पर इफेक्ट क्या प्रभाव क्या होता है उसको अपन डिस्कस करते हैं। उर्वरक किस प्रकार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट फसल को प्रभावित करते हैं और किस प्रकार से मृदा में अभिक्रिया से उत्पन्न करते हैं उसको अपन विस्तार से स्टडी करेंगे। इस पार्ट पर आधारित आज आपका वीडियो लेक्चर फर्स्ट है। पिछले पार्ट 7वें पार्ट को पाठकों में आवश्यक पोषक तत्वों पर आधारित 12 वीडियो लेक्चर में पूरे पार्ट को हमने कवर किया। प्रत्येक वीडियो का पिछले पार्ट के प्रत्येक वीडियो को व्यवस्थित देखें। जो आप आज मैं आपको पीडीएफ सेंड करूँगा उसको प्रत्येक वीडियो से मेंशन करते हुए व्यवस्थित रूप से शॉर्ट नोट्स बनाते रहें। देखिए 8वां पार्ट आपके एग्जाम की दृष्टि से इसका अंक बार आपके रहता है 6 नंबर है और बोर्ड में डायरेक्ट निम्नलिखित प्रश्न एक मन क्या आता है 6 नंबर का इसी पार्ट से आपके आता है। देखिए आप देखते हैं इस पार्ट में क्या मटेरियल दे रखा है। सिंपल सा पार्ट है, बहुत अच्छा पार्ट है जिसमें डायरेक्ट आपके 4-5 उर्वरकों के बारे में मैटर दे रखा है। उर्वरकों की विशेषता, उपयोगिता, मृदा अभिक्रिया तथा फसल पर आधारित प्रभाव। तो ये 4 पॉइंटों में प्रत्येक उर्वरकों को अपन स्टडी करेंगे। देखिए उर्वरक व खाद के बारे में से आपने स्टडी दूसरे पार्ट में आपने किया था कि ह्यूमस वाले पार्ट में कि ह्यूमस के अंदर किस प्रकार से खाद होती है और क्या उर्वरक होते हैं, उनकी क्या गुणधर्म होती है, क्या उपयोगिता होती है, उसके बारे में काफी आपने डिस्कस किया था। देखिए आज उर्वरक व खाद दोनों एक दूसरे वैसे इनका काम है कि परंतु उर्वरक फैक्ट्री में जनरेट किया जाता है जबकि खाद आप जानते हैं खाद प्राकृतिक पदार्थों से पदार्थ जैसे जीव जंतु पेड़ पौधे डायरेक्ट इनडायरेक्ट से प्राप्त की जाती है। तो अपन उनके बारे में जानते हैं। खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जबकि उर्वरक क्या होते हैं मैक्सिमम अकार्बनिक पदार्थ के रूप में कंसिडर अपन करते हैं। देखिए अब अपने टॉपिक दे रखा है उर्वरक के बारे में और अगला आप देखोगे 11वां पार्ट आएगा उसमें आपको देखने को मिलेगी खाद, जैविक खाद किसे कहते हैं, क्या परिभाषा होती है, क्या उर्वरक और खाद में क्या अंतर है, तो काफी चीजों को अपन 11 पार्ट में डिस्कस करेंगे। देखिए उर्वरक बेसिकली अकार्बनिक रासायनिक पदार्थ है। क्या होते हैं? अकार्बनिक। हम बात देंगे अकार्बनिक रासायनिक पदार्थ हैं जो फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। कहाँ किया जाते हैं? फैक्ट्रियां कारखाने में बनाए जाते हैं। अपवाद स्वरूप यूरिया एक कार्बनिक उर्वरक का उदाहरण बताया जा रहा है। अपवाद स्वरूप क्या है? यूरिया एक कार्बनिक पदार्थ का उदाहरण बताया गया है। इनमें पौधों के पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। पोषक तत्व 1 या 2 या 2 से अधिक भी जितनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग क्वांटिटी में अलग अलग रूप में पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। जनरली अपन देखते हैं जितने भी उर्वरक होते हैं वो जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। जल में क्या होते हैं? घुलनशील तथा पौधों को शीघ्रता से पोषक तत्व प्रदान करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो ये बात दिमाग में रहेगी। उर्वरक एक अकार्बनिक पदार्थ है जो फैक्ट्रियों में कारखानों में तैयार किए जाते हैं। अपवाद स्वरूप यूरिया एक कार्बनिक उर्वरक का उदाहरण बताया जा रहा है। इनमें पौधों में पोषक तत्व अत्यधिक मात्रा में प्रदान करने की टेंडेंसी होती है। पोषक तत्व उर्वरक में या यौगिक में 1 या 1 से अधिक कितने भी हो सकते हैं। उर्वरक जल में शीघ्रता से घुलकर क्या प्रदान करते हैं? आपको बताइए कि उर्वरक सीधे जल में घुलकर डायरेक्ट पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो इस प्रकार से हम डिस्कस करते हैं कि उर्वरक के कई प्रकार के गुणधर्म हैं। पोषक तत्वों की उपलब्धता के आधार पर उर्वरकों को मुख्यतः 5 कैटेगरी में डिवाइड अपन करते हैं। कितनी कैटेगरी में? 5 कैटेगरी। एक तो नाइट्रोजन धारी उर्वरक या नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, फास्फोरस युक्त उर्वरक, पोटेशियम युक्त उर्वरक, यौगिक के रूप में उर्वरक और एकल उर्वरक कई प्रकार किस प्रकार से होते हैं, क्या इनके सामान्य गुणधर्म है, एक एक को अपन डिस्कस कर रहे हैं। पहले इस पूरे मैटर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर मैटर को आगे बढ़ा रहे। देखिए जनरली आप जानते हैं कि प्रत्येक 5 कैटेगरी के आपने नाइट्रोजन युक्त, फास्फोरस युक्त, पोटेशियम युक्त, यौगिक युक्त तथा एकल उर्वरकों के बारे में स्टडी अपन करेंगे। तो पहले अपन देखने जा रहे हैं नाइट्रोजन धारी उर्वरक के उदाहरण को नौशाते और नाइट्रोजन युक्त उर्वरक की क्या भूमिका रहती है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं।
मुख्यतः अपन देखते हैं जितने भी उर्वरक होते हैं जो नाइट्रोजन युक्त होते हैं उनको मुख्यतः 4 कैटेगरी में डिवाइडेड कर रखा है। कितनी? 4 कैटेगरी में बांट रखा है। 4 कैटेगरी में आप देखते हैं तो अमोनियम उर्वरक, नाइट्रेट उर्वरक तथा नाइट्रेट व अमोनिया युक्त उर्वरक तथा एमाइड उर्वरक। तो इनकी क्या होती है? अलग अलग विशेषता होती है और 4 कैटेगरी में इनको बांट रखा है। इन सभी में देखते हैं तो नाइट्रोजन डायरेक्ट इनडायरेक्ट उपस्थित होती है और उसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? अलग अलग स्थान पे अलग अलग गुणधर्म दर्शाने का कार्य करती है। बेसिकली आप देखते हैं अमोनियम उर्वरक में आप नाइट्रोजन देखते हैं, अमोनियम आयन के रूप में नाइट्रोजन पाई जाती है। ये अम्लीय प्रकृति का उर्वरक है और उदाहरण क्या हो जाएगा? अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, ये इसके क्या हो जाएंगे? बेसिकली उदाहरण। शॉर्ट्स में आपके सामने मैटर इतने दे रखे हैं, बाकी व्यवस्थित लेंथी मैटर आप देखें किताब में आपके मैटर जितनी पीडीएफ उसमें आएगी उसमें आप देख लेना। बस लैंग्वेजिकल उसमें मैटर दे रखा है, परंतु एक बार मैं लैंग्वेजिकल को भी पढ़ा के आपको सुना देता हूँ। देखिए अमोनियम उर्वरक, इस उर्वरक में नाइट्रोजन अमोनियम आयन के रूप में होती है। भूमि में इसका उपयोग करने पर सूक्ष्म कणों से चिपक जाते हैं जिससे निक्षालन द्वारा हानि नहीं हो पाती। इसकी अमोनियम आयन की विशेषता होती है, आपको पता है कि मृदा पर क्या पाया जाता है? ऋणावेश और इसको पाया जाता है धनावेश। तो विद्युत आकर्षण बल द्वारा ये आयन मृदा से जुड़ जाते हैं तथा निक्षालन की क्रिया द्वारा आसानी से मृदा में नाइट्रोजन की कमी होने से मृदा क्या करते हैं? बसाने का कार्य करते हैं। तो बेसिकली देखते हैं निक्षालन की क्रिया द्वारा नाइट्रोजन की कमी को कम करने में अमोनियम उर्वरक की भूमिका रहती है। आगे हम देखते हैं, अतः इन उर्वरकों को पानी भरे खेतों में, पानी भर के भी खेत में इसका प्रयोग अपन कर सकते हैं। बेसिकली कहीं पे भी ये उर्वरक भूमि में अम्लीय प्रभाव डालते हैं। इसकी प्रकृति क्या होगी? अम्लीय। जहाँ पे सारी भूमि है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इस प्रकार के उर्वरक का अपन उपयोग करते हैं। अर्थात अपन कह सकते हैं अमोनियम युक्त उर्वरक की प्रकृति होती है वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। धान की फसल के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक माने गए सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड इस उर्वरक के प्रमुख उर्वरक बताए गए। इनमें अमोनियम आपके नाइट्रोजन देखते हैं तो अमोनियम आयन के रूप में होती है तथा ये अम्लीय प्रकृति के उर्वरक है। और उदाहरण आप दिमाग में रखना, शॉर्ट में इतना मैटर आपको पूछे तो मान लो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक पर 100 टिप्पणी कीजिए। 2 नंबर का प्रश्न आपके मान लो आता है फिक्स है, मतलब इस पार्ट से 4 नंबर का प्रश्न एक ही बनता है। कभी कभार 4 नंबर का प्रश्न डिवाइडेड पार्टीशन में आ जाता है कि नाइट्रोजन युक्त उर्वरक पर टिप्पणी करते हुए एक पॉइंट तो ये बना दिया और दूसरा समझा दिया कि यूरिया की मृदा अभिक्रिया लिखे, तो फिर उस पर आ जाएगा। आपके ऐसे प्रश्न आते हैं तो उसको इस प्रकार से मेंशन मैटर को करना है। दूसरा पॉइंट आप देख रहे हैं नाइट्रेट युक्त उर्वरक किस प्रकार से होते हैं, उसमें नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाती है? नाइट्रेट युक्त उर्वरक में नाइट्रोजन नाइट्रेट आयन के रूप में पाई जाती है। ये सारे प्रकृति के उर्वरक होते हैं। उदाहरण सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट आदि इसके क्या हो जाते हैं? उदाहरण हो जाते हैं। देखिए लैंग्वेजिकल में इन उर्वरकों में नाइट्रोजन नाइट्रेट आयन के रूप में उपस्थित होती है। अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। नाइट्रेट युक्त उर्वरक पानी में अति शीघ्रता से घुलते हैं। पानी में क्या होगी? तीव्रता से। जितने भी प्रकार के नाइट्रोजन युक्त उर्वरक हैं वो सारे जल में क्या होता है? डिजोलेबल। वैसे देखें तो आपने उर्वरक वर्ड शुरुआत में बताया कि जितने भी उर्वरक होते हैं वो सारे पानी में घुलनशील होते ही, जैसे उनके बारे में आपको शुरू में आपको बता दिया। नाइट्रेट युक्त उर्वरक जल में अति शीघ्रता से घुलने के कारण पौधों को बहुत जल्दी से नाइट्रोजन उपलब्ध हो जाती है। इस प्रकार से उर्वरक वर्षा के मौसम में प्रयोग करने के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रेट उर्वरकों का वर्षा ऋतु में प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि बारिश एनी टाइम होती रहती है और सारे उर्वरक घोल के जमीन से फिर बाद में क्या होते हैं? न्यूट्रलाइज हो जाएगी, तो फिर बाद में वर्षा ऋतु में इसका प्रयोग उचित नहीं माना गया है। इसको ज़्यादातर अपन कब प्रयोग करते हैं? सर्दी ऋतु में या गर्मी ऋतु में इसका प्रयोग अपन कर सकते हैं। आगे आप देखते हैं क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में अत्यधिक घुलनशील होती है जो लिंसिंग द्वारा नष्ट हो जाती है। इन उर्वरकों का प्रभाव सारी प्रकृति के होते हैं जो आपके दे रखे सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, ये सारी प्रकृति के उर्वरक माने गए नाइट्रेट युक्त। ये लिंसिंग विधि द्वारा क्या हो जाते हैं? न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तब इसका प्रयोग ज़्यादातर अपन कम वर्षा वाले स्थान पे इसका प्रयोग करना उचित माना जाता है। जबकि अमोनियम युक्त उर्वरक है उसका प्रयोग कहीं पे कभी भी करें तो उसका कोई इफेक्ट नहीं है। आगे आ रहा है
अमोनिया एवं नाइट्रेट युक्त उर्वरक के कई प्रकार के ऐसे उर्वरक होते हैं जिसमें अमोनियम आयन तथा नाइट्रेट आयन दोनों पाए जाते हैं और दोनों नाइट्रोजन प्रदान करने के लिए कभी कभार अमोनियम आयन के रूप में, कभी नाइट्रेट आयन के रूप में, दोनों रूप में नाइट्रोजन प्रदान करने की टेंडेंसी रखते हैं। इस प्रकार के उर्वरक आप देखते हैं तो इसमें नाइट्रोजन अमोनियम में नाइट्रेट के रूप में दोनों आयनों के रूप में पाई जाती है। इन उर्वरकों का प्रभाव अमोनिया तथा नाइट्रेट दोनों के बीच की कैटेगरी को दर्शाते हैं। नहीं तो ये मतलब किस कैटेगरी होते हैं, नहीं तो प्रबल क्षारीय होते हैं, नहीं प्रबल अम्लीय होते हैं, बीच की कैटेगरी गुणधर्म दर्शाते हैं। उदाहरण हो जाएंगे आपके CAN कैन। तो कई बार आपको कैन किसान खाद के रूप में कैन क्या होता है, कैन का पूरा नाम बताओ तो क्या लिखो, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। क्या लिखोगे, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। कैन का आपको पूरा नाम पूछते हैं तो आप क्या बताओगे, कैन का पूरा नाम बताइए। तो ध्यान रखना CAN का पूरा नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। ये कई बार आपसे पूछते हैं कैन का सामान्य सूत्र लिखो, कैन का पूरा नाम बताओ। कई बार आपके जेट के एग्जाम होता है उसमें कई बार ये प्रश्न आपके आता है। तो आप ध्यान रखना कैन क्या होता है और किस प्रकार का इसका उपयोग है और किस कैटेगरी का उर्वरक बताया गया है। कैन किस कैटेगरी का उर्वरक होता है तो आप याद रखना नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है और ये एक अकार्बनिक उर्वरक का उदाहरण बताया गया है। दिमाग बात रहेगी अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट ये कई प्रकार के उर्वरकों के उदाहरण नाइट्रेट व अमोनियम युक्त उर्वरकों के अंतर्गत कहा गया है। चौथी कैटेगरी आप देखने जा रहे हैं वो है आपके एमाइड उर्वरक, एमाइडो समूह युक्त उर्वरक। एमाइडो समूह कौन सा होता है आप जानते हो ना, ये वाला समूह कीटो समूह होता है। ये वाला समूह कौन सा होता है, कीटो समूह। जब इस समूह को अपन कीटो समूह बोलते हैं, जब इसके यहाँ पे S लग जाता है तो बन जाता है एल्डेहाइड। दोनों साइड में कार्बन कार्बन आके जुड़ जाते हैं तो यह होता है कीटोनिक कीटोन। जब इसके इस साइड में OH समूह आके जुड़ जाता है तब यह बन जाता है आपके क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल। फिर अपन देखते हैं, देखिए इसको मैं इधर की साइड ले रहा था आगे। फिर अपन देखते हैं ये कार्बोनिल समूह और इसके इधर की साइड में R तथा इधर की साइड में OR समूह आके जुड़ जाता है तब बनता है आपके एस्टर। इधर की साइड में R ने होके यहाँ पे कर दिया जाएगा आपके H और OH। तो ये हो जाता है आपके क्या, फॉर्मिक अम्ल। जब RCO और इधर की साइड में आपके NH2 समूह आके जुड़ जाता है, क्या जुड़ जाता है, NH2, तब ये बन जाता है आपके एमाइड। और जब दोनों साइड में NH2 आके जुड़ जाते हैं तब बनता है आपके यूरिया। तो ये सारे खेल किसके बताए जा रहे हैं, कार्बोनिल ग्रुप के उदाहरण है। सारे कार्बोनिल समूह से इसको क्या किया जाता है, डायरेक्ट इंडायरेक्ट रिलेट किया जाता है। तो देखिए ये आपके अतिरिक्त एक्स्ट्रा मैटर मैं बता रहा हूं कि ये आपके एल्डेहाइड समूह है, ये आपके कीटोनिक समूह। जब CO से दोनों साइड में कार्बनिक ग्रुप जुड़ जाते हैं तब इसको बोलते हैं अपन कीटोनिक ग्रुप। एक साइड में हाइड्रोजन जुड़ जाता है तब बोलते हैं एल्डेहाइड और एक साइड में OH समूह जुड़ जाते हैं तब इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये क्या हो जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। फिर बाद में अपन देखते हैं आगे कि एक साइड में OR आके जुड़ जाता है तब इसको अपन क्या बोलेंगे, एस्टर। और हाइड्रोजन और OH आके जुड़ जाते हैं तब बोलेंगे फॉर्मिक अम्ल।
और NH को एक साइड वहां पे जुड़ जाता है तो इसको बोलते हैं अपन एमाइड, तथा इसको बोलते हैं अपन यूरिया। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के कार्बनिक यौगिक बनते हैं और उनकी अलग अलग विशेषता होती है। तो अपन बेसिकली देखते हैं जिसमें कार्बन मेंशन होता है उसको अपन बोलते हैं कार्बनिक उर्वरक। तो ये देखते हैं आप कि एमाइड उर्वरक होते हैं वो यूरिया और कैल्शियम साइनाइड के रूप में देखने को मिलते हैं। इसकी विशेषता होती है ये सारे उर्वरक होते हैं एमाइड समूहयुक्त उर्वरक होते हैं, वो कार्बनिक उर्वरक होते हैं, जल में अति शीघ्रता से घुलनशील होते हैं तथा इनकी प्रकृति जनरली अपन देखते हैं तो अम्लीय प्रकृति के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। तो बेसिकली आपने देखा कि नाइट्रोजन धारी उर्वरकों की क्या क्या विशेषता होती है, किस किस कैटेगरी में डिवाइडेड कर रखा है और किस प्रकार से नाइट्रोजन प्रदान करने की टेंडेंसी रखते हैं, इसके बारे में आपने देखा। अगला अपना उर्वरक आएगा वो है पोटेशियम युक्त उर्वरक। पोटेशियम युक्त या फास्फोरस युक्त जो भी आपके दे रखा पॉइंट उसको अपन मेंशन कर रहे हैं, उसकी क्या विशेषता होती है, कितनी कैटेगरी में उसके अंतर्गत उर्वरक आते हैं, तो उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले इस पूरे मैटर का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने मैटर पे जा रहे हैं आगे। देख रहे हैं आप क्या आ रहा है आगे, फास्फोरस युक्त उर्वरकों के यौगिक और उसके उदाहरण कौन कौन से होते हैं उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। हो गया स्क्रीनशॉट देखिए। आगे आप देख रहे हैं दूसरा पॉइंट आपके फास्फोरस युक्त उर्वरकों का वर्गीकरण। किस युक्त? फास्फोरस युक्त उर्वरकों को मुख्य रूप से कितनी कैटेगरी में डिवाइडेड करते हैं। तो आपको ध्यान दें नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों को अपने कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया था, 4 कैटेगरी में, और फास्फोरस युक्त उर्वरकों को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें देख रहे हैं आप एक तो जल में मिले फास्फोरस युक्त उर्वरक, दूसरा साइट्रिक अम्ल में मिले उर्वरक, तीसरा देख रहे हैं जल तथा साइट्रिक अम्ल दोनों में अघुलनशील उर्वरक। उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो जितने भी प्रकार के ये वाले उर्वरक होते हैं वो अकार्बनिक अम्ल में क्या होते हैं, डिसोल्युबल होते हैं। देखिए जल में मिले उर्वरकों के अंतर्गत देखें तो सिंगल सुपरफास्फेट, ट्रिपल सुपरफास्फेट, मोनो अमोनियम फास्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट। तो ये कई प्रकार के फास्फेट अम्ल, इसमें से 2 आपके दे रखे एग्जाम आपके विस्तार कोर्स मैटर, एक तो सिंगल सुपरफास्फेट और एक डाई अमोनियम फास्फेट के रूप में आपके मैटर दे रखा है, उस पर अपन विस्तार कोर्स से स्टडी भी करेंगे। इनमें आप देखते हैं फास्फोरस पाया जाता है डाई हाइड्रोजन फास्फेट आयन के रूप में देखने को मिलता है, जबकि साइट्रिक अम्ल में मिले वाले फास्फोरस युक्त उर्वरकों के उदाहरण से तो उदाहरण कौन से हैं, बेसिक सेलेक्ट, डाई कैल्शियम फास्फेट, रेनियन फास्फेट और हडियाबसुरन, ये ट्रिपल हाइड्रोजन फास्फेट आयन के रूप में देखने को मिलते हैं। जबकि ये जल तथा साइट्रिक अम्ल दोनों में क्या होता है, अघुलनशील, रॉक फास्फेट, हडियाबसुरन तथा फास्फेट हडियाबसुरन, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट जल में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं तथा ये फास्फोरस आयनों के रूप में डिवाइडेड करके फास्फोरस प्रदान करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं तो अलग अलग कैटेगरी के उर्वरकों का अलग अलग उपयोग होता है, अलग अलग गुणवत्ता होती है और अलग अलग गुणवत्ता के आधार पर उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है सभी की भिन्न भिन्न देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि दो कैटेगरी आपने इसलिए किया, एक तो नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों को और एक फास्फोरस युक्त उर्वरकों को आपने पढ़ा। तब मोटे तौर पर आपको समझ में आता है कि वो अलग अलग कैटेगरी होते हैं और अलग अलग के अलग अलग गुणधर्म देखने को मिलते हैं। जितने भी प्रकार के फास्फोरस युक्त उर्वरक होते हैं वो सारे अम्लीय प्रकृति के उर्वरक के अंतर्गत रखा गया है। आगे देखेंगे फिर पोटेशियम युक्त उर्वरकों का वर्गीकरण मुख्य रूप से देखते हैं। एक तो पोटेशियम उर्वरक मोटे तौर पे 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पोटेशियम युक्त उर्वरकों को कितने कैटेगरी में पार्ट रखा है, 2, एक तो क्लोराइड युक्त पोटेशियम उर्वरक और एक क्लोराइड रहित पोटेशियम उर्वरक। जैसे आप देखो क्लोराइड युक्त पोटेशियम उर्वरक के रूप में पोटेशियम क्लोराइड के रूप में देखने को मिलता है, जबकि पोटेशियम क्लोराइड जिसमें क्लोराइड नहीं होती ऐसे उर्वरकों के अंतर्गत आता है पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम कार्बोनेट आदि आयनों के रूप में देखने को मिलता है। तो ये वाले उर्वरक होते हैं पोटेशियम रहित, क्लोरीन रहित पोटेशियम युक्त उर्वरक, वो थोड़े से क्या होते हैं, महंगे होते हैं। तीसरी कैटेगरी का उर्वरक कौन सा है उसको अपन डिस्कस करते हैं। एक तीसरी कैटेगरी का उर्वरक आप देख रहे हो वो आपके क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा थोड़ा सा। तीसरी कैटेगरी उर्वरक में आपके पोटेशियम युक्त उर्वरक,
इसको दो कैटेगरी में बांटना है, एक तो कैलोरी युक्त और एक है कैलोरी रहित पोटेशियम उर्वरक। तो इसके अंतर्गत आता है आपके पोटेशियम क्लोराइड, क्या आता है पोटेशियम क्लोराइड, और इसके अंतर्गत आ जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम सल्फेट, ये सारे इस कैटेगरी के उर्वरक आते हैं। इसकी तुलना में ये उर्वरक क्या होते हैं, थोड़े महंगे भी होते हैं और अधिक उपयोगी भी रहते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि उर्वरकों का अध्ययन करते हैं तब आपको देखने को मिलता है कि अलग अलग उर्वरकों के अलग अलग गुणधर्म होते हैं, जिसमें आपने देखा कि 3 कैटेगरी को आपने अध्ययन किया, नाइट्रोजन युक्त, फास्फोरस युक्त और पोटेशियम युक्त उर्वरकों के अलग अलग गुणधर्म होते हैं और अलग अलग कैटेगरी में इनको वापस पुनः बांटते हैं। आगे देखते हैं अपन यौगिक उर्वरक तथा एकल उर्वरक क्या होते हैं, उसको हम थोड़ी बहुत स्टडी करते हैं और कल डायरेक्ट अपन पढ़ेंगे अलग अलग प्रकार के उर्वरकों की स्टडी, प्रभाव क्या है उनको डायरेक्ट अपन स्टडी करेंगे। यौगिक उर्वरक ऐसे उर्वरक होते हैं जिनका प्रयोग भूमि में एक से अधिक पोषक तत्व प्रदान करने के लिए किया जाता है। यौगिक उर्वरक कहते हैं डाई अमोनियम फास्फेट। तो फास्फेट तथा नाइट्रोजन दोनों की रिक्वायरमेंट को पूरा करने वाले उर्वरक होते हैं, उनको बोलते हैं यौगिक उर्वरक। ऐसे उर्वरक जो भूमि में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की आपूर्ति करने में काम में ले जाते हैं, उनको बोलते हैं यौगिक उर्वरक। उदाहरण रहेगा डाई अमोनियम फास्फेट। एकल उर्वरक ऐसे उर्वरक जिनका प्रयोग केवल मृदा में एक पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए किया जाता है, जैसे यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट, मर्क्यूरेट आदि, इनको एक पोषक तत्वों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। एकल उर्वरक तथा यौगिक उर्वरक, यौगिक उर्वरक एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की प्राप्ति के लिए, जबकि एकल उर्वरक का एक ही पोषक तत्व की प्राप्ति के लिए किया जाता है। दिमाग बात रखना। आगे अपन देखते हैं पौधों की प्राथमिक पोषक तत्व प्रदान करने वाले नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम युक्त उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। ये उर्वरक मृदा में मिलने पर नमी तथा मृदा कोलाइड्स के संपर्क में आते हैं और विभिन्न प्रकार की जीवाणु क्रिया द्वारा पौधों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट सरलतापूर्वक उपलब्ध हो जाते हैं। विभिन्न प्रकार के उर्वरक विभिन्न प्रकार की अभिक्रिया से मृदा फसल पर प्रभाव पड़ता है। विभिन्न महत्वपूर्ण विशेष कुछ दे रखे हैं, उसका अपन डिस्कस कल वाले वीडियो लेक्चर में करेंगे कि अलग अलग उर्वरकों का क्या प्रभाव है, किस प्रकार से मृदा उपयोगिता है। तो उस काफी चीज़ों को अपन देखेंगे, संगठन क्या है, गुण क्या है, मृदा अभिक्रिया क्या है, फसल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो काफी चीज़ों को अपन व्यवस्थित रूप से एक इस चीज़ को विस्तार रूप से स्टडी करेंगे। तो ये था आज का अपना वीडियो लेक्चर, जिसमें आपने देखा उर्वरकों का वर्गीकरण और उर्वरकों की परिभाषा। दिमाग बात रहेगी एकल उर्वरक क्या होते हैं और यौगिक उर्वरक क्या होते हैं। दिमाग बढ़ना। यौगिक उर्वरक एक से अधिक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। उदाहरण रहेगा डाई अमोनियम फास्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट जो ऐसा उर्वरक है जो पौधों को एक से अधिक पोषक तत्व प्रदान करने की टेंडेंसी रखते हैं। और एकल उर्वरक के रूप में आप क्या देगा, ऐसे उर्वरक जो पौधे को पोषक तत्व एक ही पोषक तत्व प्रदान करने की टेंडेंसी रखते हैं, जैसे यूरिया का प्रयोग होने पर पौधे को मिलेगी नाइट्रोजन की आपूर्ति होती है। तो याद रखना एकल उर्वरक, यौगिक उर्वरक तथा फास्फेट युक्त उर्वरक, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक तथा पोटेशियम युक्त उर्वरक के क्या क्या गुण होते हैं, किस प्रकार से उपयोगिता होती है। तो जितना भी आपको मैटर अध्ययन करवाया उसको वास्तव में समझें। जो चीज़ बताई जा रही है एक एक चीज़ को कंटेस्ट करते हुए आगे बढ़े, शॉर्ट नोट्स बनाते रहे। किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन डाउट हो तो डायरेक्ट उसको पूछ के उस चीज़ का समस्या का समाधान आप कर सकते हैं। यह था आपका वीडियो लेक्चर आज का। इंपॉर्टेंट बात ये, गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नया नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट इंडायरेक्ट मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, अपना काम करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।